बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। 9 फरवरी 2016 उस दिन मैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय में था। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल सीपी LNA के दफ्तर में मेरे पुराने मित्र थे, तो एज अ कर्टसी कॉल आई हैड गॉन टू मीट हिम बिकॉज बहुत दिनों से हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन उन दिनों बहस जारी थी, एक चर्चा का बाजार गर्म था कि आखिर अगला पुलिस कमिश्नर कौन बनेगा, क्योंकि फरवरी 2016 में ही BS बस्सी तत्कालीन पुलिस कमिश्नर का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो जिनके दफ्तर में मैं बैठा हुआ था, स्पेशल सीपी LNA, वो भी पुलिस कमिश्नर बनने की कतार में थे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अगले पुलिस कमिश्नर बने आलोक वर्मा फरवरी 2016 में। 2017 में वही आलोक वर्मा CBI के डायरेक्टर बन के चले गए। उनके बारे में ताजा जानकारी तो आपको है ही। और आलोक वर्मा के बाद अमूल्य पटनायक बने दिल्ली पुलिस कमिश्नर। लेकिन विस्तार से मैं उस दिन 9 फरवरी 2016 की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि स्पेशल सीपी LNA के दफ्तर में मैं था और फॉर ऑल इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस स्पेशल सीपी LNA इज सपोज टू बी दी प्रैक्टिकली सेकंड इन हायरार्की। हालांकि रूल बुक के मुताबिक शायद स्पेशल सीपी एडमिन हो दिल्ली पुलिस कमिश्नर में। तो मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अचानक हम बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे हम दोनों, और भी कई अधिकारी थे। अचानक एक SOS आया कि JNU में तो हंगामा हो गया सर, कैसे JNU में ऐसा हो सकता है। कोई जूनियर अधिकारी बिल्कुल उतावला होकर बता रहा था, जो पुलिस अधिकारी थे दक्षिण दिल्ली से। खबर यह आई कि अफजल गुरु, जिसे फांसी लग चुकी थी संसद पर हमला करने के मुख्य आरोपी और दोषी के कारण, उसके समर्थन में, उसके सम्मान में एक समारोह हुआ था JNU में, जहां भारत की अखंडता के खिलाफ नारे लगे थे और साथ ही साथ इज्जत अफजाई हो रही थी अफजल गुरु की। तो जो स्पेशल सीपी LNA थे, मेरे मित्र थे, उनके काफी तैश में मैंने उनको देखा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी बात छोड़िए, मैं भी वहां बैठा हुआ था। 9 फरवरी 2016 का जिक्र कर रहा हूं मैं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय में। मेरा भी खून खौल उठा। किसी भी आम भारतीय नागरिक का खून खौल उठेगा जब आपकी धरती को, आपके भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कोई बात करेगा। अगर कोई अफजल गुरु, सजायाफ्ता मुजरिम दोषी जिसे फांसी पर लटकाया जा चुका है, उसकी इज्जत अफजाई करने की कोई कोशिश होगी, तो उन दिनों जो बात थी वो आज बात आम हो चुकी है। और आज 3 साल बाद हम याद इसलिए कर रहे हैं कि उसी मामले में तत्कालीन JNU के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और बाकी लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर मेरा खून खौलता है, किसी भी आम नागरिक, भारतीय नागरिक का खून खौलेगा अगर भारत के खिलाफ, उसकी अखंडता के खिलाफ कोई बात होगी, तो ये आखिर फिर क्यों ऐसा हुआ कि 3 साल लग गए दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में। 90 दिन की आम अवधि होती है। आखिर क्यों राजनीति हुई जम करके इस मामले पर। तो इस JNU के उस 9 फरवरी 2016 के वाकये का आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है राजनीतिक पेच, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव को भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है जैसे कि आरोप लग रहे हैं। इस पूरे वाकये को अगर आपको समझना है तो आप जरूर देखिए प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 9 फरवरी 2016 का ये नजारा है। इसने देश को झकझोर दिया था। कश्मीर से आए युवक भी काले चेहरे लपेटकर इस नारेबाजी में शामिल थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे ने तो देशवासियों के दिलों के टुकड़े कर दिए थे। अब 3 साल बाद आरोप पत्र दायर कर दिए गए हैं। 1200 पेज, 90 गवाह और उन गवाहों में 30 प्रत्यक्षदर्शी। इन प्रत्यक्षदर्शियों में भी JNU के कुछ स्टाफ और सुरक्षाकर्मी। पुलिस ने आरोप पत्र में 2016 की घटना को सुनियोजित साजिश का नतीजा बताया है। JNU स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, अनिर्बन भट्टाचार्य, सैयद उमर खालिद समेत कई छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। अन्य छात्रों के नाम हैं अकीब हुसैन, बशरत अली, मुजीब हुसैन गुट्टू, उमेर गुल, मुनीब हुसैन गुट्टू, रईस रसूल और खालिद बशीर भट्ट।
इन छात्रों पर राजद्रोह, मारपीट, गैर कानूनी मजमे में शामिल होना, दंगा फसाद, बलवा करना और आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं। ऐसे में इन पर आईपीसी की जो धाराएं चलेंगी उनमें शामिल हैं 124A, 323, 465, 471, 143, 147, 149 और 120B। उमर खालिद के खिलाफ 2 धाराएं अतिरिक्त लगाई गई हैं। ये धाराएं हैं 465 और 471 जो फर्जी साइन करने और सबूत नष्ट करने से संबंधित धाराएं हैं। खास बात यह है कि कन्हैया, उमर खालिद अनिर्बन जेएनयू के छात्र थे। मुजीब हुसैन गुट्टू व एक अन्य कश्मीरी भी जेएनयू स्टूडेंट थे, मगर इनके अलावा जिनके नाम आरोप पत्र में हैं वे जेएनयू के नहीं थे और कश्मीर के रहने वाले बताए गए हैं। इन्होंने अपने चेहरे मास्क से ढके हुए थे ताकि इनकी पहचान न हो पाए। कन्हैया कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली पुलिस का आभार जताया है कि 3 साल बाद चुनाव के मौके पर ये आरोप पत्र दायर हुए हैं। पी चिदम्बरम ने भी राजद्रोह के आरोप पर आश्चर्य जताया है। इसमें संदेह नहीं कि तब देश विरोधी नारों के बाद आहत देश की भावनाओं का वज्र कन्हैया कुमार पर फोड़ा गया था। कन्हैया कुमार सीपीआई से संबद्ध छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AISF से जुड़े हैं। हालांकि कन्हैया कुमार और उनकी ओर से सीपीआई ने हमेशा ही देश विरोधी नारेबाजी से खुद को अलग बताया है, मगर इसमें संदेह नहीं कि आयोजन और आयोजकों के वे साथ थे। आयोजन के संबंध में जो सवाल खड़े होते हैं उनमें अफजल गुरु की याद में समारोह करना, इसे जुडिशियरी मर्डर बताना बड़ा सवाल है। संविधान में आस्था रखने वाले लोग कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई अफजल गुरु की फांसी को नाजायज ठहराए। अगर इस बात की इजाजत दी जाएगी तो इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह की फांसी को भी इसी तरह गलत ठहराया जाने लगेगा, या फिर राजीव गांधी के हत्यारों की सजा के प्रति भी हमदर्दी जाहिर की जाने लगेगी। जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए उन पर आरोप साबित करने की चुनौती पुलिस के सामने है। अक्सर घटनाएं बड़ी तभी होती हैं जब उसमें राजनीतिक स्वार्थ जुड़ जाता है। जेएनयू कैंपस की घटना भी बड़ी होती चली गई। यह घटना अभी और बड़ी होने वाली है। चुनाव का वक्त है, लिहाजा इसे भुनाने की भी कोशिश होगी। चुनौती दोनों के लिए है। कन्हैया के लिए चुनौती है कि वह खुद को निर्दोष साबित करे और पुलिस के लिए चुनौती है कि वह दोषी को सजा दिलवाए। देश इंतजार कर रहा है कि जेएनयू कैंपस की घटनाएं दोहराई न जाएं। इसके लिए गुनहगार को सजा जरूर मिलनी चाहिए। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.